ओके बच्चों, तो थ्योरी की सीरीज में, जावा प्रोग्रामिंग थ्योरी की सीरीज में पहली क्लास हो गई थी और उस क्लास पे बेस्ड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। पहले मैं उनको पढ़ाऊंगा, फिर उसके आगे, क्योंकि स्टेप वाइज मैं सिलेबस के हिसाब से चल रहा हूं, तो सिलेबस के हिसाब से ही आगे के टॉपिक को डिस्कस करूंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। देखिए, दो तरीके की प्रोग्रामिंग बताई गई थी, प्रोसीजरल ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किस चीज पे फोकस करती है। तो यहां पर इतनी सारी चीजें हैं, तो इसमें मेन आपका प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोसीजर पे फोकस करती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डेटा और मेथड, क्योंकि एक क्लास के अंदर डेटा मेंबर होते हैं और मेंबर मेथड होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which principle of OOPS focuses on the ability of hiding data, hiding the internal implementation of detail of object। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की इंप्लीमेंटेशन की डिटेल को हाइड करने वाला फीचर्स कौन सा है। तो इसमें बच्चों अगर डेटा को हाइड करने की बात आती है तो एब्स्ट्रैक्शन इसका आंसर होगा। अगर इंटरनल इंप्लीमेंटेशन को हाइड करने की बात आएगी तो सही आंसर इसका आपका इनकैप्सुलेशन होगा। इनकैप्सुलेशन, क्योंकि इनकैप्सुलेशन किसको कहते हैं, क्लास रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड इट्स रिलेटेड मेथड इनटू अ सिंगल यूनिट नेम क्लास। क्लास के अंदर ही आपका इनकैप्सुलेशन में डेटा हाइड, उसका इंप्लीमेंटेशन हाइड रहता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन इन ऊप्स। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, हाइडिंग द आपका जो है, देखिए, एक्सपोजिंग इंटरनल डिटेल ऑफ डेटा, हाइडिंग द इंप्लीमेंटेशन डिटेल ऑफ डेटा। डेटा की इंप्लीमेंटेशन डिटेल को हाइड करने का काम एब्स्ट्रैक्शन का होता है। तो यहां पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका, इन ऊप व्हाट डज इनहेरिटेंस अलाउ अ क्लास टू डू। तो इनहेरिटेंस में आपका बेस क्लास और सब क्लास का के साथ वर्किंग होती है। तो यहां पे शेयर प्रॉपर्टी ऑफ एंड बिहेवियर ऑफ अनदर क्लास। बेस क्लास अपनी प्रॉपर्टी और बिहेवियर को सब क्लास में शेयर करती है। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। तो यहां पर विच ऊप्स प्रिंसिपल अलाउ अ क्लास टू हैव मल्टीपल मेथड्स विद सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट। तो आपको मालूम है फंक्शन ओवरलोडिंग में एक ही नाम के एक से अधिक मल्टीपल मेथड बनाए जाते हैं और उनकी पैरामीटर लिस्ट अलग अलग होती है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग है इसका, लेकिन फंक्शन ओवरलोडिंग तो यहां दिया नहीं गया है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग का आपको एक और फीचर याद होना चाहिए कि इट इज अ फीचर ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, पॉलीमॉर्फिज्म। फिर देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का प्राइमरी बेनिफिट क्या है। इनकैप्सुलेशन रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड इट्स रिलेटेड मेथड इनटू अ सिंगल यूनिट। तो इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, इंप्रूव कोड रीयूजेबिलिटी, रिड्यूस मॉड्यूलरिटी और एक्सेस टू इंटरनल डिटेल। तो इसमें इनकैप्सुलेशन क्या करती है ये आपका मे बी इसमें सही हो जाएगा, इंप्रूव्ड कोड रीयूजेबिलिटी। कोड को रीयूज कराने में ये मदद करती है। देखते हैं भाई, हाँ, इंप्रूव कोड रीयूजेबिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऊप्स प्रिंसिपल इज कन्वर्टेड कंसर्न्ड विद द एबिलिटी ऑफ क्लास इनहेरिट टू द प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर ऑफ अनदर क्लास। तो दो क्लास के बीच में आपस में प्रॉपर्टी का लेन देन हो तो वो इनहेरिटेंस होता है। तो ऑप्शन डी सही है इसका। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म हम लगातार देख रहे हैं,
कि आपका फंक्शन ओवरलोडिंग इज एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म में बताया था। तो यहां पर क्या है, डेटा हाइड करता है क्या पॉलीमॉर्फिज्म, टू शेयर प्रॉपर्टी इन बिटवीन क्लास, पॉलीमॉर्फिज्म में होता है, या टू अलाउ ऑब्जेक्ट टू डिफरेंट टाइप्स टू बी ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट सेम टाइप। तो ये सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हाँ, सी वाला सही है। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट है विच ऊप्स प्रिंसिपल इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ न्यू डेटा टाइप बाय कंबाइनिंग एग्जिस्टिंग डेटा टाइप। तो न्यू डेटा टाइप क्रिएट करने का एग्जिस्टिंग डेटा टाइप के साथ में, तो किस में रहेगा, तो आपका इनहेरिटेंस, न्यू डेटा और एग्जिस्टिंग डेटा। ओके, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, अब्स्ट्रक्शन। वैसे इनहेरिटेंस हो सकता है, लेकिन यहां पर इनकैप्सुलेशन भी हो सकता है। तो मैं देखता हूं, बी आई थिंक सही है इसमें, ए सही है इनहेरिटेंस, क्योंकि पुराना डेटा पुरानी क्लास में सुपर क्लास में हो गया और नया डेटा न्यू क्लास यानी सब क्लास में हो गया, तो इनहेरिटेंस इसमें सही होगा। मुझे थोड़ा सा डाउट हो गया था। उसका देखिए, इन ऊप्स व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मेन प्राइमरी फोकस क्या होता है, तो हाइडिंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिटेल। तो ऑप्शन बी सही है इसका। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, क्योंकि एक ही टॉपिक में इतने ढेर सारे क्वेश्चन मैंने बना लिए हैं, तो कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, तो हो सकता है। देखिएगा, व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ अब्स्ट्रक्शन इन ऊप्स। तो अब्स्ट्रक्शन इनकैप्सुलेशन ज्यादातर हाइडिंग से रिलेटेड है, तो ये आपका हाइडिंग इंप्लीमेंटेशन डिटेल ऑफ डेटा, ऑप्शन बी। तो उसके बाद जो है, हाउ डज इनहेरिटेंस कॉन्ट्रीब्यूट टू कोड रीयूज इन ऊप्स। तो यहां पर रीयूज कोड कैसे होता है, जैसे बेस क्लास में कोई ए नाम का वेरिएबल है और आपने इनहेरिट कर दिया उसको सब क्लास से, तो सब क्लास में ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं, बेस क्लास का ए जो था उसी को यूज कर लो, इसी को रीयूजेबिलिटी कहते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, डेटा शेयर हो रहा है पहली क्लास से दूसरी क्लास में। तो सही ऑप्शन आपका यहां पर सी हो जाएगा, बाय शेयरिंग प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर और बेस क्लास टू सब क्लास। उसके बाद विच ऊप्स प्रिंसिपल एम्फेसाइज ट्रीटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव्ड क्लास एज ऑब्जेक्ट ऑफ द बेस क्लास। तो इसमें आपका डिराइव्ड क्लास और बेस क्लास की जब बात आती है, तो देखा जाए तो वो तो इनहेरिटेंस में ही होता है, ड्राइव क्लास और बेस क्लास। और बाकी देखिए इसमें कौन सा, सी है, पॉलीमॉर्फिज्म है। ओके ठीक, पॉलीमॉर्फिज्म, लेकिन नहीं ये गलत है, इनहेरिटेंस में होता है ये ऑप्शन यहां पर बी सही होगा। ड्राइव क्लास और बेस क्लास में ये फीचर्स पाया जाता है। फिर उसके बाद व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ डेटा अब्स्ट्रक्शन। तो डेटा अब्स्ट्रक्शन का डेटा हाइडिंग होता है, वही है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। फिर उसके बाद देखिए आपका, हाउ डज पॉलीमॉर्फिज्म इनहेंस फ्लेक्सिबिलिटी इन ऊप्स। तो यहां पर बाय रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस द मेथड पॉलीमॉर्फिज्म बता रहा है, और बाय अलाउइंग ऑब्जेक्ट टू डिफरेंट टाइप टू बी ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट। तो ये वाला ऑप्शन अभी अभी आया था, ये ऑप्शन बी इसमें सही है। उसके बाद व्हाट इज प्राइमरी फोकस ऑफ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का प्राइमरी फोकस क्या होता है, ये आपका प्रोसीजर एंड फंक्शंस, ऑप्शन सी सही होगा बच्चों यहां पर। उसके बाद इन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हाउ आर डेटा एंड प्रोसीजर टिपिकली ऑर्गेनाइज्ड।
तो ये फंक्शन और प्रोसीजर में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ऑप्शन बी सही होगा इसका। उसके बाद विच प्रोग्रामिंग पैराडिज्म एम्फेसाइज स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ये, प्रोसीजर प्रोग्रामिंग। ऑप्शन बी। और सॉरी, फिर उसके बाद है व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो यहां पर डिफिकल्टी इन मैनेजिंग लार्ज कोड बेसेस, ये आपका इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी। काफी क्वेश्चन है बच्चों। उसके बाद विच प्रोग्रामिंग पैराडिज्म फोकस ऑन द यूज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड देयर इंटरेक्शन। तो ऑब्जेक्ट की बात आएगी तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही हो जाएगी वहां पर। ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए आपका इन ऊप्स व्हाट सर्व्स एज अ प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक फॉर ऑर्गेनाइजिंग कोड। व्हाट सर्व्स प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक फॉर ऑर्गेनाइजिंग कोड। फंक्शन है, ऑब्जेक्ट है, प्रोसीजर है, वेरिएबल है। तो यहां पे फंक्शन में भी फंक्शन होना चाहिए, एक बार देख लिया जाए। बी है, सॉरी यार, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है तो सब कुछ ऑब्जेक्ट ही होता है, राइट। ऑप्शन बी है। उसके बाद विच प्रोग्रामिंग पैराडिज्म प्रोमोट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा हाइडिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा हाइडिंग होता है, यानी ऑप्शन बी। ऑब्जेक्ट। बच्चों अभी इस एमसीक्यू के बाद मैं आपका वो स्टेप्स ऑफ प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा जिसमें कि बाइट कोड, जेवीएम, ये सारी चीजें एक्सप्लेन की गई होंगी। तो बने रहिएगा साथ में, पूरी वीडियो देखिएगा कंप्लीट। उसके बाद है हाउ इज कोड ऑर्गेनाइज्ड इन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये भी रिपीटेड है, फंक्शन और प्रोसीजर में आपका ऑप्शन बी। फिर देखिए बस पूरा ही होने वाला है ये। व्हाट इज प्राइमरी एडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ओवर प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का क्या एडवांटेज है प्रोसीजर। तो ये एम्फेसाइज ऑन डेटा इनकैप्सुलेशन, इंप्रूव कोड रीयूजेबिलिटी। तो इंप्रूव कोड रीयूजेबिलिटी ये वाला ऑप्शन इसका होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक खास फीचर्स है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए हैं आपके। अब हम लोग यहां पर दूसरा टॉपिक इसका जो पढ़ना था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें थ्योरी वगैरह आती है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू जावा में टाइप ऑफ जावा प्रोग्राम। बच्चों ये 2-3 बार पूछा जा चुका है टाइप ऑफ जावा प्रोग्राम आपके बोर्ड एग्जाम में 10th क्लास में। तो इसमें आप दो ही तरीके जावा प्रोग्राम यूज करोगे, एक जावा स्टैंड अलोन एप्लीकेशन और दूसरा जावा एप्लेट। लेकिन तीसरा भी है, इसलिए मैंने ये लिख दिया, जावा सर्वलेट भी है। थोड़ा थोड़ा इसमें डिटेल में बता दे रहा हूं। जैसे जावा स्टैंड अलोन एप्लीकेशन में क्या है, द जावा स्टैंड अलोन एप्लीकेशन आर द प्रोग्राम्स रिटन जावा टू कैरी आउट सर्टेन टास्क। दिस एप्लीकेशन रन डायरेक्टली बाय द जावा इंटरप्रेटर। इसमें क्या होता है कि जो प्रोग्राम हम लोग करते हैं, जैसे प्राइम नंबर, फैक्टोरियल वैल्यू, ये सब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आते हैं और इनको करने के लिए हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ब्लूजे वगैरह। तो ये आपका क्या है, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के अंतर्गत आता है। उसके बाद जावा एप्लेट। तो जावा का कोई भी प्रोग्राम अगर आप नोटपैड, वर्डपैड या कोई टेक्स्ट एडिटर पे बनाते हो और उसके बाद उसको किसी वेब ब्राउजर पे रन करते हो, ऑफलाइन में या ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन वैसे स्पेशली है। ऑफलाइन में मतलब हमने जो भी कोड टेक्स्ट में लिखा टेक्स्ट एडिटर में और उसको हम चाहते हैं रन कराना, तो उसके लिए आपको वेब ब्राउजर यानी कि मोजिला फायरबॉक्स या क्रोम वगैरह का यूज करना पड़ेगा। तो स्पेशली इसका पर्पस यह है कि आप वेबसाइट डेवलप करोगे तो वेब पेज बनाओगे तो पहले आप
प्रैक्टिस कर लो कि वेब पेज बनते कैसे हैं, उसके लिए आपका जावा एप्लेट प्रोग्रामिंग यूज की जाती है। एन एप्लेट इज अ स्मॉल जावा प्रोग्राम दैट इज एम्बेडेड इन HTML, HTML का यूज किया जाता है, executed by using Java embedded web browser, Netscape, हॉट जावा, इस टाइप का बहुत सारे हो सकते हैं। फिर सर्वलेट क्या है? तो सर्वलेट में आपका जब ऑनलाइन आप मतलब ऑनलाइन लाइव जो है वेबसाइट बनाओगे और वेबसाइट में जो भी पेजेस होंगे उनका डेटा कोई DBMS सॉफ्टवेयर से लिंक होगा कि हम कुछ भी इनपुट करें और वो MySQL वगैरह में स्टोर हो जाए, उसके लिए हम लोग यहाँ पर सर्वलेट का यूज करते हैं। कनेक्टिविटी वगैरह इसमें काफी कुछ होती है। तो जावा सर्वलेट प्रोवाइड वेब डेवलपर्स विद द सिंपल कंसिस्टेंट मैकेनिज्म extending the functionality of web server and provide dynamic behavior for web application। तो आप दो ही खाली यहां पे याद रखिएगा। उसके बाद फिर छोटा सा मैंने यहां पे डिफरेंस भी ले लिया है, जहां पे आप जावा एप्लीकेशन और एप्लेट में प्रोग्रामिंग में क्या है। तो जावा एप्लीकेशन कंटेन्स अ मेन मेथड, तो हम लोग जो प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें वर्डमेन फंक्शन जरूर बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वर्डमेन, जबकि आपका एप्लेट प्रोग्रामिंग में मेन मेथड की जरूरत नहीं है। तो उसके जावा प्रोग्रामिंग में डज नॉट रिक्वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन टू एग्जीक्यूट। ब्लूजेप कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है, और यहां पर रिक्वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन टू एग्जीक्यूट। फिर उसके बाद इज स्टैंड एलोन एप्लीकेशन, और यहां पे इज पार्ट ऑफ वेब पेज है। उसके बाद कैन बी रन विदाउट अ ब्राउजर, और रिक्वायर्स अ जावा कंपैटिबल ब्राउजर, इसमें ब्राउजर जरूरत है। और यूज सिस्टम OI इनपुट आउटपुट क्लासेस, इसमें हम लोग यूटिल वगैरह यूज करते हैं ना, या IO पैकेज यूज करते हैं, और इसमें आपका GUI यानी WAT पैकेज लिया जाता है अगर इसको बनाना है आपको, इससे प्रोग्राम बनाने जावा के। और एंट्री पॉइंट इज मेन मेथड, हमारा कोई भी प्रोग्राम रन होगा तो इसमें मेन मेथड ही सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, और यहां पर इनिट मेथड होता है जो मेन जैसा ही होता है, वो पहले एग्जीक्यूट होता है। फिर जनरली यूज्ड फॉर कंसोल प्रोग्राम और जनरली यूज फॉर GUI प्रोग्राम। कंसोल प्रोग्राम मतलब जिसमें कोई ग्राफिक्स इंक्लूड ना हो, और यहाँ पे GUI मतलब जिसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी पूरे कोई बटन हो, इस टाइप का कोई पेज हो, लिस्ट हो, वो सब इसमें आ जाता है। इसका एक इमेज भी मैंने ले लिया था, तो इसका आप फोटो देख सकते हैं और एक बार पढ़ लीजिएगा, सब कुछ सेम है, लगभग वही है। यहाँ एप्लेट और सर्वलेट, क्योंकि ये हमारे कोर्स में नहीं है इसलिए मैं इस पर बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस आप देख लीजिए इसको। ओके उसके बाद जो है अब आता है जावा कंपाइलेशन प्रोसेस ऑफ प्रोग्रामिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पढ़ाने के लिए आज की क्लास अभी आपको बताई जा रही है। देख लूं मैं कहां तक है इसमें। ठीक, देखिए बच्चों थोड़ा सा फास्ट ट्रैक में, क्योंकि मेरी एक नई क्लास दूसरी बच्चे आने वाले हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा फास्ट ट्रैक में बताऊंगा। देखिए सबसे पहले जब आप कोई प्रोग्राम लिखते हो, सबसे पहले जब कोई प्रोग्राम लिखते हो तो वो जावा प्रोग्राम आपका सोर्स कोड होता है, सोर्स कोड में आता है, ठीक है। और इसमें फाइल का नाम क्या होता है? डॉट जावा, यानी कि राम अगर आपने डाला तो राम डॉट जावा। फिर इसको कंपाइल किया जाता है कंपाइलर के द्वारा, जिसमें कंपाइलर का नाम क्या है? जावा सी है, जवैक जावा सी। ये सब जो भी मैं सर्कल कर रहा हूं, अंडरलाइन कर रहा हूं, ये MCQ क्वेश्चन में आते हैं। तो आपका सोर्स प्रोग्राम कंपाइल किया गया तो आपका नया कोड एक जनरेट हुआ जिसको हम लोग बाइट कोड कहते हैं, बाइट कोड। बाइट कोड में जो भी ये फाइल नई जनरेट होगी उसका एक्सटेंशन हो जाएगा डॉट क्लास, डॉट क्लास। जैसे राम है तो राम डॉट क्लास हो जाएगा। तो एक्सटेंशन नेम याद रखिएगा, इसका आपका जावा होता है सोर्स कोड का, और ये आपका डॉट क्लास होता है बाइट कोड का। और इसको बच्चों हम लोग यहां पर ये कोड हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, और इसको हम लोग यहां पर इंटरमीडिएट कोड भी कहते हैं, इंटरमीडिएट कोड। यानी कि कुछ ऐसा कोड जिसमें कुछ वर्डिंग तो हमारी हाई लैंग्वेज की होती है, बाकी ये सब अलग कंप्यूटर भाषा होती है जिसको हम लोग पढ़ नहीं सकते, मतलब ह्यूमन रीडेबल नहीं है ये।
उसके बाद क्या होता है, बाइट कोड जनरेट होने के बाद फिर जेवीएम का यूज करते हैं हम लोग, जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन। तो ये तो जावा का कंपाइलर है, जावा और जेवीएम आपका जावा वर्चुअल मशीन, ये क्या है, इंटरप्रेटर है, जावा का इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर है ये, ठीक है, जो कि बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। और मशीन कोड को ही बच्चों यहां पर ये जो भी मशीन कोड बनेंगे, ये मशीन कोड, इन्हीं को हम लोग ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड। तो इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, ऑब्जेक्ट कोड मशीन कोड को ही कहते हैं। अब क्या होता है, क्योंकि आपका ये इंटरमीडिएट कोड और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहा गया, तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है बच्चों, कि आपने प्रोग्राम बनाया किस पे, अपने मान लीजिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे बनाया, और उस प्रोग्राम को रन करा के देख लिया, उसके बाद कॉपी करके आपने मान लीजिए लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको जिसमें लोड था उसमें आप प्रोग्राम चलाना चाहते हो, तो आपका प्रोग्राम चल जाएगा, क्योंकि लाइनेक्स का जेवीएम अलग होता है। और कोई दूसरा उबंटू है या आपका कोई आपका दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये आपका जावा का प्रोग्राम किसी भी प्लेटफॉर्म पे बनाया गया और किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करा लीजिए, ये इसकी प्रोसेस है। तो ये जेवीएम सबका अलग अलग होता है और ये आपका बाइट कोड को समझता है, तो कन्वर्ट होने में कोई दिक्कत नहीं होती है, हमारा प्रोग्राम रन हो जाता है। तो ये आपकी प्रोसेस है। आप देखते हैं, थोड़े से डेफिनेशंस भी देख लेते हैं। देखिए, बाइट कोड को कहा गया, बाइट कोड इन जावा इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर जावा वर्चुअल मशीन। बाइट कोड इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड। बाइट कोड इज अ कोड दैट lies between low level language and high level language. After Java code is compiled, byte code is code gets generated which can be executed on any machine using JVM. इस तरीके से शॉर्टकट में आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। फिर JVM के बारे में बताया गया। तो JVM में क्या है, ये इंटरप्रेटर है। जावा वर्चुअल मशीन इज अ प्रोग्राम दैट इंटरप्रेट Java byte code to run as a program by providing the runtime environment that execute this process. Furthermore, this is separate from its operating environment, supporting the राइट वंस रन एनीवेयर। यानी कि आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक बार प्रोग्राम लिख लीजिए जावा का, और उसको फिर किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे कहीं भी आप रन कर सकते हो। तो एक बार लिखना है और कई बार आप रन करा सकते हैं अलग अलग, ठीक है। और फिर ऑब्जेक्ट कोड, वो तो मशीन कोड बताया मैंने। ऑब्जेक्ट कोड इज अ मशीन कोड। ऑब्जेक्ट कोड इज रिटन इन बाइनरी लैंग्वेज 0 1s बिकॉज दिस इज द ओनली लैंग्वेज अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। The processor uses this data to execute operation. The software definition, अलग अलग सॉफ्टवेयर डेफिनेशन बनाने में आपका इसका यूज किया जाता है। अब यहां पर मेन आपको अभी बताया गया कि बाइट कोड जेवीएम के बारे में। अब उसका छोटा सा हम लोग डिफरेंस भी देख लेते हैं, ये जरूरी है। पहले तो डिफरेंस यहां पे सोर्स कोड और बाइट कोड में बताया गया है। तो देखिए, सोर्स कोड यानी जो हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, तो सोर्स कोड इज रिटन बाय ह्यूमन और प्रोग्रामर, ये हम लोग लिखते हैं। और बाइट कोड इज नॉट रिटन बाय ह्यूमन और प्रोग्रामर, तो वो तो अपने आप कन्वर्टर होता है कंपाइलर के द्वारा। और इट इज रिटन बाय यूजिंग सम हाई लेवल लैंग्वेज, यानी हम अपनी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं। और बाइट कोड इज इंटरमीडिएट कोड, आपको उस समय बताया गया था, बिटवीन सोर्स कोड एंड मशीन कोड। और इट इज द इनपुट टू कंपाइल एंड इट इज ट्रांसलेटेड बाय द कंपाइलर और अदर लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो इसमें कंपाइलर का यूज होता है जावा का। और इट इज द इनपुट टू इंटरप्रेटर। ये जो भी बाइट कोड बन गया वो इंटरप्रेटर के लिए बनता है, तो इंटरप्रेटर उसको पढ़ता है। द सोर्स कोड इज नॉट डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल बाय द सिस्टम और मशीन, यानी कि जो हमारी भाषा है, हम लोग जो कोड लिखते हैं फैक्टोरियल वैल्यू प्राइम नंबर, वो कंप्यूटर की जो अपनी लैंग्वेज है उसमें कंप्यूटर सिस्टम उसको समझता नहीं है। जबकि बाइट कोड इज एग्जीक्यूटेड बाय द वर्चुअल मशीन, जावा वर्चुअल मशीन द्वारा एग्जीक्यूट होता है। द सोर्स कोड में कंटेन
कमेंट्स, सोर्स कोड में हम लोग कमेंट लाइन लिखते हैं ना कि हाँ ये इफ कंडीशन है, इसमें इवन नॉट चेक किया गया, ये सोर्स कोड में लिखा जा सकता है, लेकिन बाइट कोड में कोई कमेंट लाइन नहीं लिखी जा सकती। और बाकी जो एक छोटा सा डिफरेंस और बता दें, आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर मैं यूज कर रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, तो कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक बार पढ़ता है और सीधे बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है, जबकि बाइट कोड में लाइन बाय लाइन प्रोग्राम पढ़े जाते हैं, और एक लाइन पढ़ी और फिर वो जेवीएम ने उसको मशीन कोड में कन्वर्ट किया, फिर दूसरी लाइन पढ़ी उसको मशीन कोड में कन्वर्ट किया। अगर बीच में किसी लाइन में एरर निकल आई तो जब तक वो ठीक नहीं कर दोगे तब तक अगली लाइन नहीं पढ़ी जाएगी, ये आपका उसमें होता है। ओके, उसके बाद और भी है, देखिए सोर्स कोड इज इन द फॉर्म ऑफ प्लेन टेक्स्ट सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज, हम लोग सोर्स कोड लिखते हैं, और बाइट कोड इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिक कोड एंड कंटेंट्स। सोर्स कोड इज मोर अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन, बाइट कोड इज लेस अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन। द स्पीड इज मिनिमम देन द बाइट कोड, और its speed is maximum than the source code, or the performance of source code is less than byte code, or the performance of byte code is more than source code, और it is a high level language और it is a intermediate code कहा जाता है। ये high level code, ये intermediate code। तो बस आपका हो गया बच्चों। उसके बाद फीचर्स ऑफ जावा भी थोड़ा सा है, जिसमें आपका जावा सिंपलेस्ट लैंग्वेज है, रोबस्ट लैंग्वेज, सिक्योर है, काफ़ी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कही जाती है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहा जाता है। तो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद आपका टॉपिक स्टार्ट होगा। अच्छा, टॉपिक क्या, ये आपके इसके एमसीक्यू इस टॉपिक पे, क्योंकि अब क्लास का टाइम ज़्यादा हो गया है तो मैं यहीं पे क्लास एंड करूंगा। अगली क्लास में या अगले वीडियो में आप इसके एमसीक्यू इस पे बेस्ड सीखेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।